नमस्कार, मैं हूं निशीथ राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पूरे देश भर में जो गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। बिहार चुनाव के समय भी इस पर बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन सबसे अधिक विरोध अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के तरफ से जो एसआईआर चल रहा है उसकी एक तरह से कलई खोल कर रख दी है। क्या होने जा रहा है, प्रदीप जी से हम जानना चाहेंगे, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी। देखिए निशित जी, सबसे पहला चीज क्या है कि ममता बनर्जी ने आज जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल से खबरें निकल कर आई है उसके आधार पर असली मकसद क्या है, आप राजनीतिक दलों का, चुनाव आयोग का, ठीक है, और ये बीएलओ वाला मामला जो चल रहा है ना, ठीक है, उसका असली खेल आप समझिए आप, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बिहार में हुआ एसआईआर, चुनाव बिहार में संपन्न हो गया, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन बिहार में उसके खिलाफ जब विपक्ष ने आंदोलन किया, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला, पूरा विपक्ष सड़क पर था, ठीक है। आरोप लगा चुनाव आयोग पर कि बीजेपी की मिलीभगत से मतदाताओं का नाम जो है काटा जा रहा है। किन का काटा जा रहा है? तो वो मतदाता जो एनडीए के समर्थक नहीं है, जो विपक्ष के मतदाता हैं, ठीक है। अब उसमें निकलकर जो आंकड़े आए उस आधार पर चुनाव भी हो गया। राजनीतिक दलों ने विरोध किया, लेकिन जनता ने विरोध नहीं किया। अगर जनता से विरोध होता तो जिस प्रकार से 55 लाख लोगों के नाम हटाए गए, ठीक है, छोड़ दीजिए जोड़ने वालों के, हटाए गए 65 लाख लोगों का नाम हटा, ठीक है। उन 65 लाख लोगों में से 65,000 लोग भी सड़क पर नहीं आए विरोध करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। एक जनता इसमें शामिल नहीं थी, जनता को इससे कोई मतलब नहीं था, किसका नाम काटा गया नहीं काटा गया, कोई खुलकर सड़क पर नहीं आए। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के द्वारा एक तरह से प्रायोजित यात्रा बनकर रह गई। नहीं, प्रायोजित तो था ही, प्रायोजित था, लेकिन उसमें भीड़ भी जुटाए गए थे। तो हर रैली में जुटाया जाता है, ऐसा थोड़ा है कि मोदी जी की भीड़ में, रैली में भीड़ अपने आप आती है, मोदी जी में जुटाना पड़ता है, वो बात अलग है। हम लोग जो बात रखने जा रहे हैं वो समझिए, दर्शकों को जानना चाहिए, ठीक है। बिहार में और पश्चिम बंगाल में अंतर क्या है? बिहार में विरोध किसका था? राजनीतिक दलों ने विरोध किया, ठीक है। कांग्रेस ने किया, विपक्ष ने किया, आरजेडी ने किया, जितने भी विपक्षी पार्टी थी सबने विरोध किया। सत्ता पक्ष ने समर्थन किया चुनाव आयोग के एसआईआर का, ठीक है। मतदाता गहन पुनरीक्षण का सत्ताधारी दल के सभी घटकों ने समर्थन किया। अब पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में भी विपक्ष विरोध कर रहा है एसआईआर का, लेकिन वहां ममता बनर्जी के साथ वहां बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर है ना, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार ये आरोप लग रहा है कि बीएलओ पर इतना दबाव है चुनाव आयोग का कि वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बीएलओ नहीं प्रदीप जी, ये एक तरफा बात भी तो हो सकता है, बीएलओ पर ममता बनर्जी का जो है दबाव हो, वही बात ऐसा भी तो यही बात मैं कह रहा हूं कि ये बीएलओ जो पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ये आरोप लगाते हैं कि फलाना बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, इसलिए कर लिया कि चुनाव आयोग का अतिरिक्त दबाव था, उनके पास खाना खाने का समय नहीं था, उनके पास खाना बनाने का समय नहीं था, महिलाओं के लिए बच्चों को दूध पिलाने का समय नहीं था। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना, और पश्चिम बंगाल में भी वही बातें निकल कर आ रही है, ठीक है। लेकिन आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे आरोप इक्का दुक्का आ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जितने बीएलओ हैं सब के सब आज सड़क पर हैं। लेकिन बिहार में तो एक भी बीएलओ नहीं आया सड़क पर विरोध करने के लिए, उत्तर प्रदेश में नहीं आया है कोई। ये तो चल रहा है, 12 राज्य में चल रहा है एसआईआर अभी, किसी और राज्य में इस तरह की कोई खबर नहीं। तमिलनाडु से विरोध हो रहा है, वही बात, तमिलनाडु से हो रहा है, लेकिन असम से एक भी विरोध नहीं हो रहा है। मैं जो बात समझाना चाहता हूं दर्शकों को वो समझिए। देखिए, राजनीति का मतलब केवल दलगत राजनीति नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है कि राजनीतिक ज्ञान भी और राजनीतिक समझ भी। राजनीति किस आधार पर होती है? देश के अंदर दलगत राजनीति का आधार क्या है, उसका मकसद क्या है, उसके पीछे सत्य कितना होता है, उसके पीछे प्रोपेगेंडा कितना होता है, ये बात मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आज ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से जितने बीएलओ हैं सबको सड़क पर उतार कर, यह साबित क्या हुआ? इससे साबित यह हुआ कि बिहार में चूंकि सरकार नीतीश कुमार की थी, बिहार में चूंकि सरकार में बीजेपी थी, बिहार में एनडीए की सरकार थी, तो एक भी बीएलओ ने विरोध नहीं किया।
मतलब बीएलओ मतलब कौन होता है? बीएलओ होता है सरकारी कर्मचारी, ठीक है। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में बीएलओ कौन, सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। तो बीएलओ को ममता बनर्जी जो कह रही है वो बीएलओ बोल रहा है। बिहार में एनडीए ने जो बीएलओ को बताया वही काम बीएलओ ने किया। बिहार में किसी बीएलओ ने यह नहीं कहा कि उनको आत्महत्या करने की नौबत आ गई है, ठीक है। किसी बीएलओ ने यह नहीं कहा, ऐसी कोई घटना भी नहीं हाँ, घटी कि उन पर कोई अतिरिक्त दबाव है, ठीक है। लेकिन ये आरोप कहां से आ रहा है? पश्चिम बंगाल से आ रहा है। ये आरोप कुछ हद तक तमिलनाडु से आ रहा है और इक्का दुक्का आरोप आ रहा था उत्तर प्रदेश से। लेकिन अब मैंने बताया था कल कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव बिहार में और राहुल गांधी से सीखा है। सीख कर क्या किया है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया है कि आप सब लोग बीएलओ के संपर्क में रहिए। और आपको बताएं कि एसआईआर के लिए 1 सप्ताह का समय चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब अखिलेश यादव ने क्या कहा है? अखिलेश यादव ने सीखा है, मैं बता रहा हूं, और यह सकारात्मक कदम है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि आप बीएलओ के साथ लगे रहिए और अगर आपका कहीं भी कोई मतदाता का नाम अगर छूट रहा है अगर या कट रहा है तो आप उसको जुड़वाइए। होना तो यही चाहिए, मान लीजिए राजनीतिक दल है, आप अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 600 से लेकर 1200 तक मतदाता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर एक बूथ पर आपके पास पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बीएलओ के साथ लगे हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो कोई भी ताकत आपके पार्टी के मतदाताओं का नाम नहीं कटवा सकता, ठीक है। और ना विपक्षी पार्टी अपना मतदाता एक्स्ट्रा कोई नाम बाहर से लाके जुड़वा सकती है, जुड़ भी नहीं सकता नकली नाम, ठीक है। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का आज जो ये बीएलओ का प्रदर्शन है उससे ये कलई खुली है राजनीतिक दलों के काम करने के तरीके की। मैं बता रहा हूं, जैसे जहां पर भी एनडीए की सरकार है वहां पर कहीं भी बीएलओ ने आरोप नहीं लगाया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें कोई पक्षपात हो रहा है, किसी बीएलओ को परेशान किया जा रहा है, समय कम है, खाना खाने का समय नहीं मिल रहा है, बच्चा को दूध पिलाने का समय नहीं मिल रहा है, महिलाएं बीएलओ परेशान हैं, विपक्षी पार्टी के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, अतिरिक्त मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। ऐसा कोई आरोप उन राज्यों से निकलकर नहीं आया जहां पर कि एनडीए की सरकार है। लेकिन जहां विपक्ष की सरकार है वहां से ऐसे आरोप निकल कर आ रहे हैं, ऐसे आरोप। तो ये साबित ये करता है कि ये बीएलओ चूंकि कौन है? राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। तो राज्य सरकार के दबाव पर, मतलब राज्य सरकार जो भी कहती है वही बीएलओ की मजबूरी हो जाती है। पश्चिम बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी की सरकार है तो वहां पर बीएलओ को ममता बनर्जी की बात सुनना उनकी मजबूरी है, ठीक है। कलेक्टर किसके हैं? मतलब रिटर्निंग ऑफिसर जो है, अंतिम में रिटर्निंग ऑफिसर तो कलेक्टर होता है, ठीक है। कलेक्टर कहता है कि भाई आप जो है ऐसा ऐसा करो, चूंकि मुख्यमंत्री ऐसा चाहती है, ठीक है। तो वहां पर लोग सड़क पर आ गए हैं, बिहार में सड़क पर नहीं आए, उत्तर प्रदेश में सड़क पर नहीं आए। तो ये बात मैंने कहा कि इससे भांडा फूटा है कि राजनीतिक दल कैसे काम करती है और किस प्रकार से राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगता है, उसकी कलई खुली है पश्चिम बंगाल में। आज जो बीएलओ हजारों की संख्या में सड़क पर है, आज विरोध हो रहा है चुनाव आयोग का बीएलओ के द्वारा, तो ये प्रायोजित है। ये बात मैं बता रहा हूं कि कल ही खुली है चुनाव आयोग के। प्रदीप जी, ये तो संवैधानिक कार्य है और ये रूटीन वर्क है एक तरह से। प्रत्येक 20 साल 22 साल पर तो गहन पुनरीक्षण मतदाता का होता ही है और पूरे देश भर में इसका जो है काम चल रहा है, होना चाहिए। कहीं इस तरह का विरोध नहीं। ममता बनर्जी ने तो बिहार में जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ उसी समय से विरोध करना शुरू कर दिया है और एक तरह से वहां संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिस तरह से जो है कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है और एसआईआर के काम में जो है बाधा उत्पन्न की जा रही है, तो ये बड़ा संवैधानिक संकट की स्थिति दिखाई पड़ती है। कुछ नहीं होगा ऐसा, बता तो रहे, वही तो मैं बता रहा हूं। ये केवल विशुद्ध राजनीति है। ममता बनर्जी वहां राजनीति कर रही है। देखिए बिहार में, जब मैं तो बार बार बोलता हूं, बिहार में राहुल गांधी जब एसआईआर का विरोध कर रहे थे तो राहुल गांधी की नजर में केवल था अगला चुनाव के लिए वोट बैंक तैयार करना। मैं तो बार बार बोलता हूं कि राहुल गांधी जब 2025 की शुरुआत से ही बिहार में एक दलित मुस्लिम समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, बना भी, सफलता भी मिली है। लेकिन आरजेडी के जिद तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाने के कारण वो मामला फ्लॉप किया, ठीक है।
अब पश्चिम बंगाल में मामला क्या है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कोई स्कोप छोड़ना नहीं चाहती वहां सीपीएम के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ममता बनर्जी खुद को भारतीय जनता पार्टी का घोर विरोधी, घोर मतलब जिस साबित करना चाहती है, मोदी के विरोध में एकमात्र चेहरा खुद को साबित करना चाहती है ममता बनर्जी, जिससे कि वहां पर कांग्रेस के लिए, सीपीएम के लिए कोई स्कोप नहीं बच सके। यह है राजनीति ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी की राजनीति से पश्चिम बंगाल में, मैं तो बार बार बोलता हूं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कोई घाटा नहीं है। नहीं, ये आज बात बीजेपी जो बढ़ रही है ना, ये बात सही है, लेकिन ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो है बीएलओ के थ्रू होना है, और सारे बीएलओ अगर सड़क पर आ जाएं और राज्य सरकार के इशारे पर काम करने लगे तो फिर आगे क्या होने वाला है? देखिए, आज की राजनीति में मैं बताऊं निशित जी, आप उतना आदर्श, उच्च आदर्श वाली राजनीति की अपेक्षा कर रहे हैं राजनीतिक दलों से तो गलती कर रहे हैं। अब तो वो उच्च नैतिक मापदंड रहा नहीं राजनीति का। नहीं, अब आप देखिए वो दौर कभी लौट कर आएगा कि जब केंद्र की कांग्रेस सरकार जब कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के द्वारा घेरी जा रही थी, तो भारत की कांग्रेस की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना दूत बनाकर जिनेवा में भेजा कि भारत के इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी गए उसमें। अब जब बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन दिनों की कहानी सुनिए। उन दिनों क्या हुआ? उन दिनों बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भारत का स्पेशल दूत बनाकर वैश्विक मंचों पर भेजा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने एक तरफ शशि थरूर को भी भेजा, मनीष तिवारी को भी भेजा, असदुद्दीन ओवैसी को भी भेजा, तो सबको भेजा। तो बात होती है आंतरिक राजनीति और वैश्विक राजनीति की। ठीक है, तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स का अब एक पार्ट हो चुका है कि अब माने ये मान लिया गया है दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी, कि शब्दों की मर्यादा, कामों की मर्यादा चुनाव जीतने के लिए कोई भी भंग करता है। मैं इस मामले में केवल ममता बनर्जी को दोषी नहीं मानूंगा। मैं तो कहता हूं कि देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, इंक्लूडिंग सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी भी, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को आमादा है। और उसी का ये परिणाम है कि राजनीतिक दल के ये नैरेटिव गढ़ने के चक्कर में आम जनता कंफ्यूज होती है, आम जनता लड़ जाती है। ठीक है, और ये राजनीतिक दल के लोग कभी आवश्यकता पड़ने पर तो अपने घोर दुश्मन के साथ भी जाके तालमेल कर लेते हैं। आज क्या लगता है आपको कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में तालमेल नहीं है क्या? मैं तो स्पष्ट आरोप लगाता हूं दोनों में गठबंधन है भाई। इसलिए है कि दोनों एक दूसरे को इसलिए मतलब एकदम कड़ा आक्रमण करते हैं, जिससे कि तीसरी शक्ति के लिए वहां कोई स्पेस नहीं बचे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट सब खत्म हो गया। आप याद कीजिए, मैंने कई बार कहा है दर्शकों को कि 2011 में ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री बनी, तब से ममता बनर्जी ने सबसे पहला काम क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपने साथ लेकर गई। ठीक है, और कांग्रेस और सीपीएम को नेस्त नाबूद कर दिया, जीरो पर पहुंचा दिया ममता बनर्जी ने बीजेपी का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये है पश्चिम बंगाल की राजनीति। इसी को मैं बता रहा हूं कि आप दर्शकों को समझना चाहिए। जब दर्शक राजनीतिक दल के मतलब टूल किट बन जाते हैं, ठीक है, तो कितना दर्शकों का भावनात्मक शोषण होता है। ठीक है, हम सभी बटे होते हैं कि कोई राहुल गांधी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई ममता बनर्जी का समर्थक है, कोई असदुद्दीन ओवैसी का समर्थक है, कोई बहुजन समाज पार्टी का समर्थक है, कोई अखिलेश यादव का समर्थक है, कोई तेजस्वी यादव का समर्थक है, कोई चिराग पासवान का समर्थक है। लेकिन एक मामले में सब के सब एक हो जाते हैं, और हम दर्शक या मतदाता जो है आपस में अब शब्दों का इस्तेमाल करके लड़ते रह जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे लड़े, चाहे मैदान जंग में लड़े, सड़क पे लड़े, या बूथ पे जाके लड़ते हैं। लेकिन ये राजनीतिक दल जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, सब के सब का एकमात्र पहला मकसद कई होते हैं, लेकिन पहला मकसद ये होता है कि एट एनी कॉस्ट चुनाव जीतना है। ठीक है, चुनाव जीतना सबसे पहला काम है, चुनाव जीतना। और ये लोगों ने मान लिया है, क्या जैसे कहा जाता था ना कि ये अंग्रेजों ने सिखाया है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। भारत में चुनाव एक जंग होता है,
प्यार का तो होता नहीं है, लेकिन ये गलत सिखाया गया है। मैं बताऊं आपको, प्यार और जंग में जो कोई नियम नहीं होता, ये केवल और केवल वेस्टर्न नीति है। भारतीय नीति क्या है मैं बताऊं आपको, जंग भी लड़ी जाती थी एक नियम से कि सूर्यास्त के बाद कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। जब तक बिगुल नहीं बजता था युद्ध का, तब तक एक दूसरे पर कोई हमला नहीं करते थे। कभी भी निहत्था व्यक्ति पर कोई वार नहीं करता था, कितने भी बड़े बड़े सूरमा क्यों ना हो, निहत्थों पर कभी वार नहीं होता था। महिलाओं पर, बच्चों पर, कमजोर वर्ग पर कोई हमला युद्ध के दिन में भी नहीं होता था। यह भारत की नीति रही है। लेकिन उसको तोड़कर ये लोग कहते हैं कि युद्ध में, प्यार में, मतलब प्यार को भी उसी बने, इसीलिए प्यार में मतलब हर कुकर्म कर लो प्यार में। तो ये चीजें अंग्रेजों की जो फिलॉसफी है ना, गुलामी से हम लोग चूंकि वर्षों पीड़ित रहे हैं तो उससे निकल नहीं पाए हैं अभी तक। इसीलिए ऐसी बातें कही जाती है कि चुनाव में हर कुछ जायज है, और उस नाम पर सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब के सब वही काम कर रही है जो, तो ये असली सच्चाई है। चुनाव जीतने के लिए हर मर्यादा को तार तार कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के लिए भी ये एक बड़ा गंभीर विषय है, और मतदाता पुनरीक्षण का कार्य पश्चिम बंगाल में सही ढंग से संपन्न हो, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में निशित जी एक और बात अगर मैं दर्शकों को नहीं बताऊंगा तो दर्शक शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, वो कोई अलग मतलब निकालेंगे। मैं बताऊंगा आपको, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त का इस्तेमाल सत्ताधारी दल के द्वारा किया जाना यह पहली घटना नहीं है, आज भी हो रहा है। बीजेपी भी कर रही है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल बीजेपी भी करती है, और इससे पहले जब कभी भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने भी किया है, ठीक है। किसको नहीं पता है कि टी.एन. शेषन माने मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। किसको पता नहीं है कि के.पी.एस. गिल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद केंद्र सरकार में मंत्री बने। किसको नहीं पता है कि जे.एस. लिंगडो, ठीक है, ये कांग्रेस के लिए लंबे समय तक काम किया इन लोगों ने। किसको नहीं पता है कि नवीन चावला सोनिया गांधी की एनएसी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी की मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। और ये सब के सब, मैंने जितना भी नाम बताया है, ये सब के सब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। तो आज ज्ञानेश कुमार का भी उपयोग बीजेपी कर रही है, मैं बता रहा हूं, आपको भ्रम में मत रहिए, ठीक है। अगर नहीं कर रहे होते तो बिहार में ठीक चुनाव के दिन मतदाताओं के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, चुनाव आयोग रोक लगाती, ठीक है। ये इतिहास है, मैं बता रहा हूं। तो इसीलिए, और ये क्यों हो रहा है मालूम है, ये इसलिए हो रहा है दर्शकों कि हम और आप जैसे जो लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए, मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं बताऊं मेन स्ट्रीम मीडिया भी हर समय सत्ताधारी दल की चाकरी करती है, क्योंकि सत्ताधारी दल से ही विज्ञापन मिलता है, सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं जा सकती। सोशल मीडिया ही जनता की आवाज बन सकती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर कोशिश ये करनी चाहिए हर दर्शकों को कि आप न्यूट्रल रहिए। अगर राहुल गांधी गलती करते हैं तो राहुल गांधी का आलोचना होनी चाहिए। राहुल गांधी अच्छा काम करते हैं, राहुल गांधी की प्रशंसा होनी चाहिए। अच्छा काम नहीं करते हैं तो राहुल गांधी को सलाह मिलनी चाहिए। मोदी भी अच्छा काम करते हैं, प्रशंसा कीजिए, गलत काम करते हैं आलोचना कीजिए, ठीक है। कोई भी हो, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है आलोचक निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, वो जो उक्ति है वो सार्थक होना चाहिए। अब चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, और एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भविष्य क्या होगा ये भी देखने के काबिल होगा। आज एक और चीज लोग बोलते हैं ना कि गुरु, ठीक है, सचिव, सेक्रेटरी, आपका सलाहकार, मतलब गुरु, शिक्षक, सलाहकार और डॉक्टर, वैद्य, ये तीन अगर आपके साथ झूठ बोलता है ना तो समझिए वो आपके साथ धोखा कर रहा है, ठीक है। तो मीडिया राजनीति का सलाहकार होता है, इसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये राजनेताओं का काम है कि वो हमारी बातें कितना समझ पाते हैं, कब तक इग्नोर कर पाते हैं, उनके पर है। हम अपना काम करें, हम सही रास्ता बताएं, सत्ताधारी दल को भी विपक्ष को भी, क्योंकि आज जो सत्ता में है कल वो विपक्ष में होगा, ठीक है। आज जो विपक्ष में है कल वो सत्ता में होगा। लेकिन देश कल भी वैसा था, आज भी वैसा है, कल भी रहेगा। ये देश रहना चाहिए, सत्ता में कोई भी पार्टी आए और जाए, लेकिन इसको रखने की जिम्मेवारी संविधान ने भी और ऊपर वाले ने भी मीडिया को सौंपा है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तीनों की खिंचाई,
तीनों की कनेक्टी देने का काम मीडिया का है। इसलिए देते रहिए, चाहे वो मोदी हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सबकी आलोचना कीजिए, सबसे सवाल पूछिए कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल इंडिया से, आइडिया से, और अगले अंक में हम नए ताजा समाचार लेकर आएंगे आपके बीच। धन्यवाद। नमस्कार।